बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें समझने के लिए। अच्छा भाई, जब भी बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस की बात आती है ना, तो इससे हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके एडवांटेजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे या यानी उन बैक्टीरिया के ऊपर जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं ना। हम उन बैक्टीरिया को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ताकि हम उनको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें तो सही कि वो हमारे अंदर कौन-कौन सी बीमारियों का सबब बनते हैं और फिर हम उन बीमारियों को हल करने की कोशिश करें, उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट अपने आप को कोप या एडजस्ट करने की कोशिश करें। तो इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि जिसमें आप उसके यूज़फुल एस्पेक्ट्स भी पढ़ो, आप उसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी पढ़ो। तो यानी कि हम बैक्टीरिया को यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट से पढ़ेंगे, उसके यूज़फुल एस्पेक्ट से भी और उसके हार्मफुल एस्पेक्ट से भी। पहले हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं यूज़फुल बैक्टीरिया के ऊपर, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल होते हैं या किसी भी एनिमल के लिए। उसकी कुछ कैटेगराइजेशन है, जिस तरह से कुछ मेडिसिनल बैक्टीरिया होते हैं, इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया होते हैं, डीकम्पोज़र बैक्टीरिया होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया होते हैं और लास्ट में हमारे पास जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया होते हैं। हम एक-एक करके समझते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमारे पास है डीकम्पोज़र बैक्टीरिया। भई आप सब लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि डीकम्पोज़र बैक्टीरिया वो होते हैं जो डीकम्पोज़िशन करते हैं। अब आपको पता है कि ज़मीन जो है वो कंप्लीट डेड बॉडीज़ से भरी हुई है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से भरी हुई है, जिसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। मैंने बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन में ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि डीकम्पोज़र नेचर के होते हैं। उनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि वो इन डेड बॉडी के ऊपर वो एंजाइम्स छोड़ देते हैं, फिर उनके बाद वो एंजाइम्स इनको डाइजेस्ट करते हैं। छोटे-छोटे सिंपल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ते हैं और उनमें से कुछ पार्टिकल्स ये ज़मीन को दे देते हैं, तो ज़मीन का भी फ़ायदा हो जाता है, ज़मीन को भी बेनिफिट मिल जाता है। जो नाइट्रोजन है वो फिक्स फॉर्म में ज़मीन को मिल जाती है, फिर वहाँ पे प्लांट वगैरह आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा, इस तरह से देखो, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ज़मीन के अंदर पड़े हुए हैं, वो किसी न किसी तरीके से दोबारा से रीसाइकिल होके हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आ रहे हैं। तो देखो कितना बड़ा बेनिफिट है डीकम्पोज़र बैक्टीरिया का। अगर ये ना हो तो वरना ये डेड बॉडी या डेड ऑर्गेनिक मैटर तो ऐसे ही ज़मीन के अंदर पड़ा रहता। ये दोबारा से रीस्टोर होके कभी भी रीसाइकिल होके कभी भी एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर नहीं आता। ये इनकी मेहरबानी है कि इसको ये डीकम्पोज़ करते हैं और इनके न्यूट्रिएंट्स खुद भी खाते हैं, जो कि इनकी प्राइमरी ज़रूरत है, और जो न्यूट्रिएंट्स बचते हैं वो ये ज़मीन को दे देते हैं। फिर उसी ज़मीन के अंदर ये प्रोटीन, लिपिड, सारी ये इनके छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ये प्लांट्स और बड़े होके हमारे लिए फिर क्या बनते हैं, प्रोड्यूसर बन जाते हैं ये। तो ये कहता है कि ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है एनिमल का, उसको डिकम्पोज़ करते हैं और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसको, सॉइल को, और पूरे के पूरे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रीसाइक्लिंग में मदद करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। अच्छा, दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल बैक्टीरिया हैं, बहुत आसान से हैं। भाई एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को। इनकी एज सच इतनी हमारे अंदर इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हमारे अंदर भी काम करते हैं लेकिन एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब आपको पता है कि एनिमल्स जो हैं वो टोटली हर्बीवर्स होते हैं, यानी कि डिपेंड करते हैं ग्रासेस के ऊपर। जब ये ग्रासेस खाते हैं तो ग्रासेस में मोस्टली होता है सेल्यूलोस, और इनकी बॉडी में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता जो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करे। और जब तक ये सेल्यूलोस को डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो एनर्जी कैसे हासिल करेंगे, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ये कैसे हासिल करेंगे। तो सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करना इनकी प्राइमरी नीड है, इनकी प्राइमरी ज़रूरत है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर कोई एंजाइम भी मौजूद नहीं है। लेकिन इनका जो अपेंडिक्स होता है, देखें इनके अंदर अपेंडिक्स फंक्शनल होता है, हमारे अंदर अपेंडिक्स फंक्शनल नहीं है। बच्चों के अंदर फिर भी इसका थोड़ा बहुत रोल होता है, वो इम्यूनिटी के अंदर मैंने समझाया हुआ है, वहाँ से पढ़ लेना। लेकिन जो एनिमल होते हैं उनके अंदर अपेंडिक्स वेल फंक्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पे रहते हैं कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि इन हर्बीवर्स के लिए एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम क्या है, सेल्यूलेस। फिर वो सेल्यूलेस क्या करता है, सेल्यूलोस की डाइजेशन करवाता है, तभी इनको न्यूट्रिशन मिलती है, वरना ये बेचारे तो मर जाएंगे। ये दूसरी चीज़ तो खाते नहीं है, सिर्फ हर्बीवर्स हैं, ये घास ग्रासेस वगैरह खाते हैं, और उनको डाइजेस्ट करने के सेल्यूलेस चाहिए। और वो इनको कौन बना के देता है, बैक्टीरिया बना के देते हैं, जो मोस्टली इनके एलिमेंट्री कैनाल के अपेंडिक्स वाले रीजन के अंदर रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला किस्सा आपको समझ आ गया होगा। बाकी ह्यूमन बींग जो भी सेल्यूलोस खाता है उसको एज सच फॉर्म के अंदर जैसे खाता है वैसे ही बॉडी से इजेस्ट आउट कर देता है, बगैर डाइजेशन के, क्योंकि हमारे पास ये एंजाइम भी नहीं होता, ना ये एंजाइम बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, जो तीसरी कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं वो हैं इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया।
भाई ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर जो बेकरी की इंडस्ट्री होती है उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से योगर्ट, दही वगैरह बनाने के लिए, चीज़, पनीर वगैरह बनाने के लिए ये क्या करते हैं, जो शुगर होती है, जितनी भी शुगर होती है उसके ऊपर ये आके अटैक करते हैं और इन्वायरमेंट जो है वो एनएरोबिक होना चाहिए। तो जब उसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको दूसरा फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो फर्मेंटेशन का लफ्ज़ सुन के परेशान नहीं होना, इट इज़ ऑल्सो द टर्म यूज़ फॉर द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर जो प्रोसेस होता है उसे फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इसकी मदद से ये क्या करते हैं, योगर्ट बना के देते हैं, चीज़ बना के देते हैं। उसके अलावा पिकल्स, अचार के अंदर जो खट्टा टेस्ट आता है वो भी इन्हीं बैक्टीरिया की मदद से आता है, इन्हीं बैक्टीरिया की मदद से, इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से आता है। अच्छा, उसके अलावा जो हाइड्स वगैरह होती हैं, हाइड्स कहा जाता है बड़े एनिमल की जो स्किन होती है ना, जो खालें होती हैं, आपने अमूमन देखा होगा खाल उतार के हम वो बेच देते हैं 800-900 रुपए की, तो वो इसलिए पैसों की जाती है क्योंकि उनको फिर वो आगे प्रोसेस करते हैं, उनकी फर्मेंटेशन करवाते हैं और उनसे वो क्या करते हैं, लेदर वगैरह बनाते हैं, जिनके आप जैकेट पहनते हो, शूज़, वॉचेस वगैरह पहनते हो, वॉलेट वगैरह, जितनी भी चीज़ें ये सारी की सारी। तो मुझे उम्मीद है कि इंडस्ट्रियल बैक्टीरिया आपको समझ आ गए होंगे। हमारी पूरी बेटा जो बेकरी की इंडस्ट्री है ना वो चलती इन बैक्टीरिया के ऊपर है। खैर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है वो है मेडिसिनल बैक्टीरिया की। ये वो हैं जो कि मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, यानी बीमारियों को डायग्नोज करने में, ट्रीट करने में। जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इकोलाई और क्लोस्ट्रीडियम, ये दो वो बैक्टीरिया हैं जो कि एंटीबायोटिक्स बनाने में भी काम आते हैं और विटामिन बनाने में भी काम आते हैं। पहले जो कोर्स था उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक हैं, टेरामाइसिन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, आपके ओल्ड कोर्स में लिखी हुई है, तो उनको देख के परेशान नहीं होना। जस्ट एंटीबायोटिक हैं, आप क्या करोगे जब एडवांस लेवल पे फार्मा पढ़ोगे तो इनका यूज भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक एंटीबायोटिक इन्होंने डिस्कस किया जिसका नाम एमॉक्सिसिलिन है। ये वो एंटीबायोटिक है जो ज़्यादातर हम रेस्पिरेटरी या चेस्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये हम बनाते हैं इकोलाई से और जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया होते हैं उनसे बना सकते हैं। राइबोफ्लेविन एक विटामिन है जिसका नाम B2 है, जो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन K हमारे पास ब्लड की क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों हम बनाते हैं इन बैक्टीरिया की मदद से। तो इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है, देखें एंटीबायोटिक्स बनाने के अंदर, विटामिन बनाने के अंदर, ये काम सारा ह्यूमन बींग के लिए हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी के बैक्टीरिया हैं वो है जेनेटिकली इंजीनियरिंग बैक्टीरिया। भाई ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके जीन के अंदर हम इंजीनियरिंग करते हैं, यानी कि फॉर सपोज करो कि हमारे पास डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको एक बड़ी प्रॉब्लम होती है इंसुलिन की, तो हम इन बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन भी बना सकते हैं। जो इंसान जो ह्यूमन बीइंग है जिनकी ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं, तो वो भी इन बैक्टीरिया की मदद से बना सकते हैं। अब कैसे बनाते हैं ये इंटर के चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको समझाएंगे जब आप इंटर में आओगे। तो ये कहता है कि बैक्टीरिया को हम ह्यूमन ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसुलिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है, इकोलाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कॉमनली बैक्टीरिया कौन सा यूज़ किया जाता है, इकोलाई। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसका कुछ फ़ायदा है तभी इस्तेमाल किया जाता है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से इंटर के चैप्टर नंबर 9 में शेयर करेंगे। अगर इतना शौक है तो आप जाके वहाँ से पढ़ भी सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल से एडवांस में। अच्छा भाई, दूसरे हमारे पास कौन से बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं। क्या करेंगे, ये नुकसान पहुंचाएंगे, जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरीके से बहुत सारी बीमारियां काज करवाते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर। अब देखें भाई, हम हर प्लांट की और एनिमल की डिजीज़ को डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते। हम यहाँ पे मेडिसिन तो नहीं पढ़ रहे कि आपको मैं पूरी हर बीमारी की डिटेल पढ़ाऊँ, उसका मैकेनिज्म बताऊँ, कैसे बैक्टीरिया अंदर आ रहा है, कौन सा रूट लेके आ रहा है, कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्या सिम्टम्स होंगी, क्या रेमेडी होगी, क्या कंट्रोल, क्या ट्रीटमेंट, इतनी सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करूँगा। जस्ट बीमारी उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूंगा जो कि आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है कि इन बीमारियों के अलावा बैक्टीरिया जब इतने एंजाइम्स रखता है, तो जब आप अनफेवरेबल इन्वायरमेंट के ऊपर, आप अनफ्रीज इन्वायरमेंट के ऊपर जब आप फूड को रखते हो तो ये फूड को स्पॉइल करने की भी एबिलिटी रखता है, उसको ख़राब करने की भी ताकत ये रखता है। तो अपने ऐसे एंजाइम्स उस फूड के ऊपर छोड़ेगा जो कि आपने सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किए हुए, स्टोर नहीं किए हुए, तो ये उस फूड को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि फूड पॉइजनिंग काज करवाते हैं, फूड को पॉइजन कर देते हैं अपने कुछ पावरफुल टॉक्सिन्स की मदद से, जिन्हें टॉमेंस कहा जाता है। ये भाई इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों से पूछा जाएगा जो फूड पॉइजनिंग के लिए जो टॉक्सिन्स बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है उन्हें क्या कहा जाता है, टॉमेंस कहा जाता है। ये आपने याद रखना।
एक बहुत खतरनाक फॉर्म है फूड पॉइजनिंग की, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, इंसान मर जाता है। उसको बॉचुलिज्म कहा जाता है। बॉचुलिज्म इज द फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम बॉचुलिनम। ये वो बैक्टीरिया है जो कि मुख्तलिफ किस्मों के टॉर्मेंट्स छोड़ता है और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है और इंसान की डेथ हो जाती है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? इस फॉर्म को क्या कहा जाता है? बॉचुलिज्म कहा जाता है। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम में, ब्लैंक में, ट्रू फॉल्स में, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास देखें कुछ एनिमल्स की जो है वो डिजीज़ लिखी हुई है, उनके नाम हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ज़्यादा मैं डिटेल डिस्कस नहीं करूँगा। जस्ट मैं सरफेसली आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि बैक्टीरियल बीमारी कौन सी होती है, उनके नाम तो आने चाहिए, एटलीस्ट 4-5 बीमारियों को तो पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने टाइफाइड में सुना होगा कि ये हमारे स्टमक का जो है, एब्डोमेन का जो है वो डिसऑर्डर होता है। इसमें हाई ग्रेड फीवर होगा, पेट में शदीद दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, फीवर इसमें हाई रहता है, वोमिटिंग हो रही होती है। तो इस कंडीशन को जो है वो टाइफाइड कहा जाता है। साल्मोनीला टाइफाई की वजह से ये जो है बीमारी होती है, बैक्टीरिया का नाम है। दूसरी हमारे पास नमूनिया है। नमूनिया कहा जाता है लंग्स के इन्फ्लामेशन को। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया इसका बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से नमूनिया हो जाती है, लंग्स वगैरह जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तीसरी हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। इसमें भी हमारे लंग्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। हमारा रिस्पिरेटरी पैसेज सारा का सारा क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। कफिंग होती है, ब्लड के साथ स्प्यूटम निकलता है, ये सारी इसकी सिम्टम्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है कोलरा। भाई कोलरा विब्रियो कोलरा की वजह से होता है, बैक्टीरिया है और ये ज़्यादातर जो है पानी के अंदर रहता है। पानी जो अनहाइजीन आप पानी पीते हो वहाँ से आपकी बॉडी में आएगा। डायरिया वगैरह, लूज मोशंस वगैरह इसकी वजह से हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आपके अंदर आयंस का सारा डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये एटलीस्ट आपको 4-5 जो है वो बैक्टीरियल एनिमल डिजीज़ के नाम आने चाहिए जो कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। उसके बाद सेम इसी तरीके से हमारे पास कुछ जो है वो प्लांट की डिजीज़ हैं। आपने अमूमन कैबेज के अंदर जो गोभी होती है उसके अंदर आपने देखा होगा रूट में इस तरह का ब्लैक निशान होता है, इसे कहा जाता है ब्रेक रूट ऑफ कैबेज। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी मिले, पहली बात तो आपने ऐसी कैबेज लेनी नहीं है, अगर आ गई है तो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। आपने इस तरह से सिट्रस के अंदर ये जो जो माल्टे वगैरह होते हैं, आप पता नहीं क्या उसको बोलते हो, इंग्लिश में सिट्रस बोलते हैं, हम तो उसको माल्टे ही बोलते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने इस तरह के दाग देखे होंगे। बाज़ औक़ात जब हम खाल उतारते हैं तो ऐसे ही दाग अंदर भी रह जाते हैं और मज़े की बात हम उन्हें निगल जाते हैं। तो वो निगलना नहीं चाहिए भाई, लेना नहीं चाहिए, और ले लिया है तो फिर आप उसको फेंक दो, वो आपके किसी काम का नहीं है। इसको कहा जाता है सिट्रस कैंकर। इसी तरह से आप लोगों ने जो पियर वगैरह होते हैं, पर्ल वगैरह होते हैं, बनास्पति वगैरह, जो सेब वगैरह होते हैं, उनके अंदर आपने इस तरह से कुछ पत्ते जले देखे होंगे। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पत्तों को आग लग गई हो। तो इसका नाम है फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल। जो पियर या फिर जो एप्पल, नाशपाती या फिर जो सूफ वगैरह होते हैं, उनके अंदर इस तरह के जब पत्ते जलने लग जाएं तो फिर दिस इज कॉल्ड एज फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब आप कह रहे हो सर फ्रूट तो अच्छा खासा लगा हुआ है, पत्ते जल रहे हैं, जलने दो। बेवकूफ़ों, पत्ते जल गए तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेंगे ये गधों। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। मोस्टली ऐसा होता है कि घरों में ऐसा अगर आलू आ जाए तो उसको यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे, फिर यहाँ से और यहाँ से ये वाला ऐसा फेंक देंगे। ये वाला खाना लाजमी है ना, लेकिन खाएंगे ज़रूर। ये हमारा पाकिस्तानी सिस्टम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरे आलू आलू को या पटाटे को क्या कर देना चाहिए? डिस्कार्ड कर देना चाहिए। इसे कहा जाता है रिंग रूट ऑफ पटेटो। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये कुछ बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस थी, आप लोगों को समझ आई होगी। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहाँ प्रॉब्लम होती है आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।